हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 23 सितंबर है। 3 सेगमेंट्स होते हैं। तीनों सेगमेंट को हम कवर करेंगे वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद द कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि हमने अभी तक ऑलमोस्ट 20 कोड्स जो है ना कवर कर लिए हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने कवर किया है कि काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्म किया है, जिसमें कि मैं पहले कोड की मीनिंग आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। सेकेंडली आप लोगों को बोलता हूँ आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स, एंड कीवर्ड्स के जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है वो दिखाओ, एंड देन जो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ के, उससे आपको इन कोड को इस तरीके से ब्रेक करना है। बट आई एक्सपेक्ट कि अब हम थोड़ा बहुत इस चीज़ को एक लेवल आगे हमें ले जाना चाहिए, एंड एक प्रॉपर जिस तरह से टॉपर ऐसे लिखता है ना उसकी तरफ मूव करनी चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल कि क्या हम ऐसे 7 डेज पे या 15 डेज पे एक दिन एक पार्टिकुलर एक ऐसे को ले ले जो कि टॉपर्स ने लिखा है, उनकी कॉपीज़ को ले ले, मैं आप लोगों को दे दूँ, आप लोगों को बताऊँ कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। अभी प्रॉपर ऐसे नहीं लिखना है, बट आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप लोग ना उस ऐसे को जब देखोगे तो कैसे स्ट्रक्चर करोगे, स्पेशली जो इंट्रो में क्या होता है, एनेक्डोट एंड थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, मीनिंग बताते हो, देन बॉडी में कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना। तो बॉडी को कैसे ब्रेक करना है जैसे हम करते हैं ना मेंस आंसर में, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू एसे। एसे में आपको 5 to 6 डायमेंशंस दिखाने पड़ते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल एसेस। तो वो ब्रेक करना हम स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, और उस स्टेप्स के तरफ उसके तरफ हम स्टेप ले रहे हैं, जो हमारा सेकंड स्टेज होगा कोड सेगमेंट का, जो 5 मिनट का सेगमेंट है, उसी में ये मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो एक जो प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना इससे के लिए, वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वुड यू गाइज लाइक टू डू दैट। और ये रेगुलर नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करूंगा कि 7 या 15 दिन में एक बार ये हो जाए। तो इस पे आपका मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है। आते हैं कल के कोड पे। ये पूरा ये गंदा दिख रहा होगा, बट क्योंकि अगेन ये रिकॉर्ड हो चुका था, पर कोई बात नहीं, फिर से मैं कर रहा हूँ। बहुत इशूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, इट इज़ नॉट दैट इजी टू रिकॉर्ड एंड इस इंटेंसिटी से बोल पाना लगातार। प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। सो हम सब एक ही मतलब कि बोल सकते हैं एक ही नाव पे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी जो है ख़राब ना हो, बट अगेन ह्यूमन जो है वो पॉसिबिलिटीज़ उसके हाथ में नहीं होती है। मेरी संभव जितना होता है मैं ट्राई करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। सीधा आते हैं। थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, इट डज़ नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम। सिंपल है। थिंकिंग को ना एक गेम की तरह इक्विवेलेंट रखा जा रहा है कि थिंकिंग एक गेम की तरह। गेम में क्या होता है, स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे देखो या टीम लेवल पे देखो तो राइवल्स होते हैं। इतना बेसिक समझ आता है। तो थिंकिंग को भी उसी तरह से हमें एस्टैब्लिश करना है इस कोर्ट में। तो जस्ट लाइक अ गेम नीड्स टू साइड्स, थॉट्स नीड्स कॉन्ट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट टू ग्रो। ये मतलब कि थिंकिंग या थॉट्स कह लो, उसको ग्रो करने के लिए यू नीड कॉन्ट्रास्ट, यू नीड कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट्स, कॉन्फ्लिक्चुअल व्यू पॉइंट्स, तभी वो ग्रो कर पाएगा। ये इस कोड का सिंपल मतलब है। 3 कीवर्ड्स मैंने उठाए हैं, थिंकिंग, गेम एंड अपोजिट कह लो, टीम या अपोजिशन कह लो। थिंकिंग का सिंपल मतलब होता है रीजनिंग। अब जब आपके सामने थिंकिंग वर्ड आएगा क्या सोचोगे? रीजनिंग, आप सोचोगे रिफ्लेक्शन, आप सोचोगे पॉन्डरिंग, कॉन्टेम्पलेशन, यही सारी चीजें सोचते हो ना, और क्या, सिंपल है। गेम जब आएगा तो आप क्या सोचोगे? प्ले, कंटेस्ट, चैलेंज, मैच, कंपटीशन, यही सारी चीजें सोचते हो। देन कम्स अपोजिशन, कॉन्ट्रेरी, कॉन्फ्लिक्ट, टिंग, राइवल, डिफरेंट एंड काउंटर, ऐसे कीवर्ड्स ही दिमाग में आएंगे। सिनोनिम्स कह सकते हो, ऐसे ही सिनोनिम्स आएंगे ना जब पहली बार देखोगे। अभी हम इसको कनेक्ट बाद में करेंगे, पहले जब आपके सामने में ये वर्ड्स आएंगे तो क्या दिमाग में चलता है वही लिख के रख लेना है, ठीक है। चाहे वो सिनोनिम से ही क्यों ना हो, उसे लिख के रख लेना है। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम साइंस इटसेल्फ। साइंस में जो इतने सारे थ्योरीज एस्टैब्लिश हुए हैं, अगर आप देखो तो उसमें क्या था कि जो वेल एक्सेप्टेड थे उसको चैलेंज किया गया, किसी ने चैलेंज किया, कोई नया साइंटिस्ट आया, और तब उसी चैलेंज की वजह से उसमें इवोल्यूशन हुई। इवोल्यूशन की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो साइंस तो जीता जागता एग्जाम्पल है। देन वी हैव डिबेट्स, चाहे आप पार्लियामेंट में करो, स्कूल में करो, कॉलेज में करो, या हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हर एक प्रोविजन को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वेल वे में डिस्कस्ड किया गया था, ठीक है। तब एक सिंथेसिस हुआ और उसके बाद हमें दिखा, ठीक है। हिस्टोरिकली भी हम जा सकते हैं, चाहे हमारी एंशियंट कल्चर में देख लो, या आप ग्रीक फिलोसफी में ग्रीक एंशियंट हिस्ट्री में जा सकते हो, तो वहाँ भी क्या था? थेसिस, एंटीथेसिस एंड देन सिंथेसिस। ऋग्वेदा में आपको जो उपनिषद हैं वो इसी तरह से डेवलप हुई हैं।
देन एजुकेशन सिस्टम से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि जब बच्चा स्कूल जाता है, जब उसको शुरू में क्या सिंपल चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, जो उसको समझ आती है। फिर उसको प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे-जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते हो ना, मतलब आपके ऊपर वाले क्लास में पहुँचते हो, तो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आने शुरू हो जाते हैं, एनालिटिकल आने शुरू हो जाते हैं। थॉट प्रोसेस जो है, उसमें डेवलपमेंट के लिए ऐसा टीचर्स या जो है हमारा करिकुलम वो करता है कोशिश, बच्चा इस तरह से इवॉल्व हो, उसकी थिंकिंग प्रोसेस इवॉल्व हो। तो उस वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो और भी बहुत सारे लाइफ के अलग स्पेयर से आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। कल के लिए जो कोट है वो है विजनरी डिसीजन मेकिंग। विजनरी डिसीजन मेकिंग जो है वो इंटरसेक्शन है। विजनरी डिसीजन मेकिंग जो है वो इंटरसेक्शन है इंट्यूशन का एंड लॉजिक का। ये आपको अभी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि इसे आप ना सिंपली जो है वो कमेंट सेक्शन में ही इसे एक्सप्लेन कर दो, और द डायमेंशन फैक्ट्री में जो मेंस के लिए आंसर हम प्रैक्टिस करते हैं टॉपर्स कॉपीज से, उसी को आप लिखा करो। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू नो कि कल मैंने ऑलमोस्ट 12 कॉपीज जो है इवेल्युएशन की और वॉइस नोट हर बच्चे को भेजा, मतलब ग्रुप पे आपको दिख ही जाएगा, जो 2026 का डेडिकेटेड ग्रुप है, ठीक है। तो डायमेंशन फैक्ट्री को मैं मतलब चाह रहा हूँ कि आपको इससे जितना बेनिफिट हो पाए, इवन इस इनिशिएटिव से कह लो, तो आप टॉपर्स कॉपीज में कोड सेगमेंट में भी इंक्लूड करूंगा, और एक स्टेप फर्दर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें हम, ठीक है। सो यही है। जो कल का क्वेश्चन था नेचुरल गैस पे था, और आप लोगों को पता ही है, उसका सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। बट हम ना, आई वुड लाइक टू से कि क्वेश्चन के पहले पार्ट पे बात करते हैं, बॉडी पे बात करते हैं, कंक्लूजन या जो लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर होता है ना, उस पर अभी तक ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। तो मुझे लगा आज वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन पे बात की जाए। देखो, मैं एक सिंपल एक्सरसाइज आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन देखो तो कोड डिमांड या डिमांड्स है ना, उसको पकड़ो, उसको समझो क्या पूछ रहा है। जो इस क्वेश्चन में आपको दिखता है कि यूसेज क्या है नेचुरल गैस के एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली, ये आपको उस पर ब्रीफ अकाउंट देना है। ये दो कोड डिमांड्स हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे बॉडी का, हाँ, ठीक है, पूरे आंसर का इनफैक्ट। तो शुरू में पता है इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन, फिर लास्ट मतलब बॉडी पार्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द थर्ड पार्ट इज इंट्रोडक्शन में कैसे शो करोगे कि आप क्वेश्चन समझ गए हो, सबसे पहले ये। देन बाद में डेटा फैक्ट्स फिगर्स जो आपके पास होते हैं उसको यूज करना, पहले ये बता देना एग्जामिनर को, इवन यूजिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन के ही कीवर्ड्स यूज करके घुमा फिरा के लिखो, बट बता दो कि तुम समझ गए हो कि क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ भाई। अब इसी लाइन पे ना, इसी नोट पे ना, अब मैं बॉडी में क्वेश्चन को जो डिमांड है उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो लेटर पार्ट की बात की जाए तो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन आपको पता है कि वे फॉरवर्ड किन क्वेश्चंस पे लिखना कंपलसरी है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह वे फॉरवर्ड लिख दो, ऐसा नहीं है। बट अगर क्वेश्चन इशू बेस्ड आए, क्वेश्चन चैलेंजेस बेस्ड आए, क्वेश्चन अगर क्राइसिस बेस्ड आए, क्वेश्चन अगर पॉलिसी पे पूछा जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है डायरेक्टली या नहीं पूछ रहा है, तब भी हम उसको लिखेंगे। चाहे नहीं पूछ रहा है तो तब तो कोई बात ही नहीं, पूछ रहा है तब भी एक छोटा सा हेडिंग बना के 3-4 पॉइंट्स हमें निकाल देना है। और क्यों वे फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर वांट्स टू सी योर एबिलिटी टू सजेस्ट कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स, आप उठा पाते हो, आपके अंदर है इतनी क्षमता। आपने प्रॉब्लम बता दिया, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बता दिए उस चीज से रिलेटेड, बट उसका सॉल्यूशंस भी दोगे ना। और ये जो वे फॉरवर्ड को मतलब कंस्ट्रक्ट करने की जो आपके अंदर एबिलिटी अभी डेवलप होगी, ये आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट काम आएगा। अब कैसे क्वेश्चंस में मैं एग्जांपल्स भी दूंगा जहां पे वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। मैंने बोल दिया, ओवरव्यू दे दिया कि इश्यूज चैलेंजेस क्राइसिस में हम इसे कर सकते हैं, ला सकते हैं। बट जैसे क्वेश्चन, अब एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर, जैसे क्वेश्चन है विमेन रिलेटेड इश्यूज है, तो वहां पे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि क्या हम आगे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन गो टू द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कभी भी स्कीम्स पे, पॉलिसीज पे क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको कोशिश करना चाहिए कि वे फॉरवर्ड डाल दो, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड इस जगह पे लगता है, एंड कंक्लूजन आपको पता है लास्ट पार्ट है। और कोशिश करना चाहिए कि हर एक मतलब कि क्वेश्चन में जो आपको आंसर कर रहे हो उसमें एक सेंटेंस का भी हो पर कंक्लूजन डाल दो, ठीक है। व्हाट शुड बी नेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे फोकस क्या होता है कि वे फॉरवर्ड में कि क्या आगे होने वाला है, मतलब प्रॉब्लम्स बता दिए, अब आगे क्या करोगे। देन जो कंक्लूजन होता है वहां पे क्या करते हो आप,
फाइनल टेक वे देते हो, एसेंस ऑफ होल आंसर, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्ट करा देते हो, एक तरह से प्रूव करा देते हो, तब कंक्लूजन देते हो कि बताते हो कि देखो मैंने ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी है बॉडी में, तो ये मतलब कि समराइज़ एक तरह से जल्दी से कर देते हो, क्विक समरी कह सकते हो, ठीक है? ये हम कंक्लूजन में करते हैं। देन टोन क्या होना चाहिए दोनों में, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड में? तो हमेशा वे फॉरवर्ड में ऑप्टिमिस्टिक, कंस्ट्रक्टिव या प्रैक्टिकल टोन हमें रखना पड़ता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंक्लूजन में क्या है, बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, विजनरी, वैल्यू बेस्ड, इस तरह से हमारा टोन होना चाहिए। देन वी हैव 3 से 4 पॉइंट्स हम वे फॉरवर्ड में शो कर सकते हैं या उससे ज़्यादा। एंड सेंटेंस जो है कंक्लूजन में 1 से 2 हम लिखते हैं, मतलब इसको बुलेट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसमें आप कोशिश करो कि पैराग्राफ या सेंटेंस फॉर्मेट में लिखो। एंड ये हर जगह कंपल्सरी नहीं होता है, ये तो होता है। तो यही था जो मुझे समझाना था। बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि वे फॉरवर्ड और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, आप पीछे जाके अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेके रख लो। लेट अस कम टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। इस क्वेश्चन में CSI जो है हम लगा चुके हैं, और जो बॉडी है उसमें 2 कोर डिमांड थे। एक कोर डिमांड पहला था कि हमें शो करना था कि 1 मिनट में देख रहा हूँ, देख लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है ना? हाँ, चलो। सो पहला डिमांड था कि हमें यूसेज दिखाने थे। एक हिडन डिमांड भी था जो आपको पता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एंड दूसरा है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, उस पे एक ब्रीफ अकाउंट देना है, ठीक है? और क्या हो सकता है ये भी हम बात करेंगे, देन कंक्लूजन पे बात करेंगे, मतलब जो थर्ड पार्ट है, ठीक है? एंड आई हैव सेड कि कल मैंने 12-13 कॉपीज इवेलुएट किए, चाहे हिंदी मीडियम का हो। बहुत सारे बच्चे आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि क्या हिंदी मीडियम के बच्चों की कॉपी, वो भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, जाके देखो। कल मैंने आई थिंक 12 में से 3 या 4 कॉपीज मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के इवेलुएट किए हैं। तो आप निश्चिंत रहो, जाओ अपने आंसर लिखो। 7 to 9 या 10 PM तक कोशिश करो, 9 बजे तक लिख लो, डिले मत करो, ताकि क्योंकि मुझे इवैल्यूएशन में लेट हो जाता है, मतलब बहुत लेट हो जाता है। कॉपीज सारे आएंगे तभी तो इवैल्यूएट करूँगा। एंड उसको आप सबमिट कर दो एंड एक्सपेक्ट करो, मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सारी कॉपीज़ हो जाए। कल मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था, आज मैं वैसे बताऊँगा नहीं कि लास्ट से करूँगा या ऊपर से ही करूँगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़ बच्चे जो फिर लास्ट में डालेंगे। ओके, सो अभी नहीं बता रहा, आज कुछ भी हो सकता है, मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मत जाओ आप, ठीक है? सो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम शो कर सकते हैं बहुत तरीके हैं, ठीक है? यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि किस तरह से दिखाना है। बहुत एस्पेक्ट्स में हम शो कर सकते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम शो कर सकते हैं कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है? मतलब नेचुरल गैस का। फिर हम ये शो कर सकते हैं कि सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास रिजर्व्स हो वो मेजर प्रोड्यूसर भी हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हुई। या हम ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज़ जाके शो कर सकते हैं, ठीक है? रीजन वाइज़ शो कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? इम्पोर्टर सबसे बड़े कौन है, ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीके हैं जिससे आप शो कर सकते हो। बेस्ट वे है एक मैप बनाओ वर्ल्ड मैप का, जो हमारे टॉपर ने भी बनाया है। उसमें एक वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरव्यू दे दो और एक छोटा-सा इंडिया वाला ओवरव्यू दे दो। इंडिया में देखो ऊपर-ऊपर ही बताना है। आपको नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगा कि नेचुरल गैस कहाँ-कहाँ रिज़र्व है, कहाँ-कहाँ प्रोड्यूसर कौन-कौन है। मोटा-मोटी पता है कि मिडल ईस्ट में मिलेगा, मोटा-मोटी पता है कि यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है फ्रॉम रसिया, तो आप रसिया को कंसीडर कर सकते हो। यूएसए और कनाडा नेचुरल गैस पेट्रोलियम में बहुत आगे है, तो वहाँ भी कंसीडर कर सकते हो। अफ्रीका में अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो उसको भी शो कर सकते हो। एंड देन इंडियन एस्पेक्ट में, इंडियन पार्ट में अगर देखें तो इंडिया में आपको पता होगा कि नेचुरल गैस कहाँ, मतलब 1-2 जो जगह है आपको पता है मोटा-मोटी, उसको आप शो कर सकते हो, ठीक है? तो एक वर्ल्ड मैप बनाओ और उसमें दिखा दो कि कहाँ-कहाँ, कंट्रीज़ वाइज़ भी शो कर सकते हो कहाँ-कहाँ नेचुरल गैस का रिज़र्व है या प्रोड्यूसर है। दोनों चीज़ों को अगर दिखा पाओ तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये हो गया, आपको एक ब्रीफ अकाउंट आपने दे दिया। मैप बेस्ट वे है, और कंट्रीज़ के नाम थोड़े से यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख दो। मैप में बता दिया और कंट्रीज़ के नेम भी यहाँ लिख दो। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं मैप में डालना है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल दो कि प्रोड्यूसर कौन है, रिजर्व्स किसके पास है, तो समझने में और आसान होगा। और जितना अच्छा जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझने में आसान बनाओगे, उतने नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? देन देखो यहाँ पे ना नेचुरल गैस के प्रोस्पेक्ट पे बात हो रही है। मैं एक हिडन जो है ना, देखो स्पेस इतना नहीं होता है, मतलब मैं अभी तो बोल दूँगा कि बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट स्पेस इतना होता नहीं है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि 3-4 पॉइंट्स हम ना चैलेंजेज़ या लिमिटेशंस जो है नेचुरल गैस के,
उसको एज ए रिसोर्स, एज ए प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स को मतलब यूटिलाइज करने में। एक तरफ तो हमने इंपॉर्टेंस या डिमांड देख लिया, हमने यूसेज देख लिया, हमने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, बट चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं वो अभी तक हमने नहीं देखे हैं। उसको भी हमें शो कर देना चाहिए एक छोटा सा हेडिंग बना के। अब क्या क्या चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं इस पे भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगेन इससे ना क्या कहते हैं, मतलब कि कम एमिशन होता है एज कम्पेयर टू कोल एंड ऑयल, बट एमिशन तो हो रहा है ना। अगेन क्लाइमेट चेंज एक इशू है जो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो हमें नेचुरल गैस अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना ज़्यादा अगर यूज़ करें तो। सेकेंड थिंग इज कि एक तरह से लॉक इन रिस्क है। लॉक इन रिस्क का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अगर नेचुरल गैस पे कर देंगे और हम मूव करना चाहते हैं टुवर्ड क्लीन एनर्जी, टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी लाइक रेन्यूएबल जो सोर्सेज है हमारे पास, अगर हम उस पे इन्वेस्ट ना करके नेचुरल गैस पे ज़्यादा अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर जो हमारा अल्टीमेट गोल है रेन्यूएबल की तरफ जाने का वो तो नहीं पूरा हो पाएगा ना, क्लीन एनर्जी के मतलब इस समझ रहे हो ना। देन द थर्ड थिंग इज इम्पोर्ट्स डिपेंडेंसी है। देखो रिजर्व्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं फिक्स्ड है, नेचुरल गैस ना सर्टेन लोकेशंस पे ही है, तो वो दुनिया में हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो अगेन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी। इंडिया में नेचुरल गैस ज़्यादा नहीं है, हम मिडिल ईस्ट से खास करके कतर वगैरह से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। देन देर इज, हाँ इसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होगा। एक तो इम्पोर्ट से हम इसको चौथा पॉइंट अगर बनाऊँ तो ज़बरदस्ती बना सकते हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इशू आएगा, ठीक है। तो यही है। एंड देन कंक्लूड कर दो, कंक्लूजन में नेचुरल गैस को ट्रांजिशनल एनर्जी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल जो है सोर्स दिखाना इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशनल सोर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है ऑयल पेट्रोल, वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है CO2 या पोल्यूशन हो रहा है, और देन कम पोल्यूशन वाला है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता है, जैसे रेनेबल सोर्सेस हैं, हाइड्रोजन हैं, जैसे सनलाइट है, उससे पोल्यूशन ना के बराबर होता है। तो इस बीच का सॉल्यूशन निकाल रहा है ये कि अभी के लिए फॉर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बोलो तो कंक्लूजन में इस एस्पेक्ट को डेफिनेटली छूना कि हम ऑयल से नेचुरल गैस की तरफ बढ़ सकते हैं, और ट्रांजिशनल इसका रोल है, ट्रांजिशनल इसको हम मान सकते हैं फ्यूल, एंड देन ये मच क्लीनर है एज कम्पेयर टू ऑयल, एंड फिर हम रेनेबल की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड जो चैलेंजेस हैं ना उस पर भी हम बात कर सकते हैं, लिमिटेशंस हैं उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए, जैसे जैसे हमने चर्चा ऑलरेडी ऊपर में कर लिया है, तो ऐसे कंक्लूजन लिख सकते हैं। हो गया, ठीक है। तो इसको आपको आज कंप्लीट आंसर लिखना है, एंड अगर किसी ने पहला पार्ट लिख लिया तो वो बस सेकंड पार्ट लिख के ब्रेनस्टॉर्म करके या आंसर लिख के वो मुझे भेज सकता है, मतलब हमारे उस ग्रुप पे 2026 के ग्रुप पे भेज सकता है। और वो कैसे भेज सकता है, आपको इस ग्रुप इस जो ये जो आपको दिख रहा है ये आइकन, इस पर क्लिक करना है, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँच सकते हो जहाँ पे 17,000 के आसपास बच्चे हैं। प्लस ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हो। हम आते हैं थर्ड सेगमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज का न्यूज़ आर्टिकल, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और मेंस इनरिचमेंट वाला भी आर्टिकल आएगा, मतलब कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस दोनों के लिए जो करंट है उसको हम यूसेज में बताऊंगा। पहला आर्टिकल है इंडिया इज नॉट इम्पोर्टिंग कॉर्न फ्रॉम द US। ये आर्टिकल है द हिंदू पेज नंबर 8। अब देखो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया US के बीच में, बहुत सारे इश्यूज हैं, और एक चीज़ जहाँ पे फंसा हुआ है जो चाह रहा है US की, इंडिया ना एग्रीकल्चर मार्केट इंडिया ओपन करे फॉर US प्रोडक्ट, तो उसमें कॉर्न सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, मतलब कि मेज, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं करेगा, और इसमें बस डेटा देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा फायदा है नहीं, ऊपर ऊपर से समझेंगे और एक PYQ मतलब 2 PYQ देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन। CPCB जो है हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, मॉनिटरिंग बॉडी है पोल्यूशन जो इंडिया में है उसको लेकर, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अभी एक रिसेंट स्टडी जो उसने किया है, सर्वे किया है, तो उसमें ये पता चला है कि पोल्यूशन जो पोल्यूटेड रिवर साइट्स है वो कम हो गए हैं, थोड़े से कम, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। और इसमें ना 3-4 कीवर्ड्स भी आएंगे इस आर्टिकल में, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। CPCB वर्सेस NGT में क्या डिफरेंस है, देन BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन देयर इज अ टर्म जो कि पोल्यूशन के रेट को रिवर में मतलब डिफाइन करता है या मतलब मेजर करता है उसके थ्रू, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। हिंदू पेज नंबर 12। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आपको पता है, ये आप इसको आप IR मतलब प्रीलिम्स के डेटा से इसको कर सकते हो, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड या इंपोर्ट रिलेटेड डेटा होता है उस पर क्वेश्चन UPSC पूछता है, ठीक है। देन वी हैव जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ना, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है और पूरी दुनिया इसके तरफ अभी देख रही है।
जो क्लीन एनर्जी जो है ना उसका सोर्स है ये भी, ठीक है? रेन्यूएबल नहीं है बट क्लीन है, तो इंडिया भी देख रहा है और खास करके डेटा सेंटर्स जो है ना वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। और मैं समझाऊँगा कि कैसे जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कैसे मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे विद दिस आर्टिकल। पेज नंबर 15 इंडियन एक्सप्रेस पे है ये। और देन द फोर्थ आर्टिकल इज ट्रेडिशनल मेडिसिन। आज जो है इंडियन मतलब नेशनल आयुर्वेद डे है, जो कि पहले हम जो धनतेरस है उस दिन मनाते थे, बट आज मतलब इस साल से हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री ने उसने डिसाइड किया कि आज से एक फिक्स डेट पे हम मनाएंगे। तो 23 ऑफ सितंबर इज आयुर्वेदा डे, एंड इसकी जो थीम है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। द हिंदू पेज नंबर 6 एडिटोरियल में इसमें समझेंगे क्या इंडिया का पोजीशन है आयुर्वेदा में अभी ग्लोबल लेवल पे, देखें स्पेशली जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसके टर्म में। देन वी हैव द फिफ्थ आर्टिकल है, एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने रिमार्केबल काम किया है, और ये चाइल्ड मैरिज इसको रोकने के लिए अभी हम कन्या पूजन करते हैं, उसी के संदर्भ में अगर देखें तो कोई अच्छा काम कर रहा है ना उसको मैं दिखाऊंगा, एंड उसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो एथिक्स में, ऐसे में, या अक्रॉस दी जीएस पेपर्स, ठीक है? तो ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल का पार्ट है, मैंने इसे द बेटर इंडिया से उठाया है। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट आर्टिकल इज वाई इज इंडिया नॉट इम्पोर्टिंग कॉर्न फ्रॉम यूएस। इसमें मुझे ज़्यादा नहीं समझना है, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। देखो इंडियन जो कॉर्न मतलब की प्रोडक्शन है ना, वो अगर डेटा वाइज देखो तो मेज यील्ड जो है ना वो 4 टन्स पर हेक्टेयर से कम रहती है इंडिया में, ठीक है? एंड वर्ल्ड्स एवरेज यील्ड जो है वो 6 टन्स पर हेक्टेयर है, मतलब इंडिया में कम होती है। लेकिन द थिंग इज इंडियाज ओवरऑल मेज इंपोर्ट जो है वो 1 मिलियन टन्स ही है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, कि हम ना सेल्फ रिलायंट ही हैं। अगर 1 मिलियन टन्स अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना मेज़ इतने बड़े कंट्री में, तो बहुत कम है, ना के बराबर ही मानो इसको मतलब ना के बराबर तो नहीं कह सकते बट बहुत कम है। अब मुझे ये आपको इस आर्टिकल के थ्रू समझाना है कि हम एक तरह से मेज में सेल्फ रिलायंट है, ठीक है? और यूएस चाहता है कि हम ना अपनी मार्केट खोले, और अभी जो ये 1 मिलियन टन्स हम इंपोर्ट करते हैं 60% हम म्यांमार से लेते हैं, और बाकी का जो परसेंटेज है वो हम यूक्रेन से लेते हैं, ठीक है? तो मतलब ऑलमोस्ट जो 40% है। और अगर देखो ओवर द ईयर्स तो 8 टाइम्स बढ़ गया है, 8 टाइम्स बढ़ गया है हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं 1 मिलियन टन्स। अब मुझे इसमें एक चीज़ समझाना है कि भारत में जब हम सेल्फ रिलायंट है तो फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीज़न है एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं। तो यूएस चाहता है कि इंडियन मार्केट इसी के लिए खुले, एंड जो हमारा प्लान है एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल को लेकर और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है उसको घटाने का, वो एक तरह से अगर हम यूएस के मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग पे इतना ज़्यादा फोकस करेंगे और अगेन इंपोर्ट ही करेंगे तो बात तो सेम ही हो गई ना। ऑयल ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हमें एक्स्ट्रा जो है डॉलर पे ना करना पड़े, और अगर हम अगेन मेज या कॉर्न इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर तो सेम चीज़ें ही होंगी ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमने मिशन लाया और इतना हमने इस चीज़ को प्रमोट किया, ठीक है? सो लार्जली देखो तो कंटेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंडिया लार्जली अवॉइड्स यूएस कॉर्न मच ऑफ विच इज जीएम, मतलब यूएस जो है ना जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न जो है प्रोड्यूस करता है, और रीजन है कि इंडिया इसको नहीं ओपन कर सकता। उसका रीजन है रेगुलेटरी रीजन्स हैं, जो जीएम क्रॉप्स हैं वो आपको पता ही होगा, बताना। जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? क्वेश्चन, इसका आंसर लिखो आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मिनिस्ट्री का नाम बताओ, ठीक है? एंड जो पॉलिटिकल रीजन्स हैं जिसमें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज रेज्ड डोमेस्टिक मेज डिमांड एंड लेड टू सम इंपोर्ट्स फ्रॉम द नेबरिंग सप्लायर्स, ठीक है? सो मेज के बारे में जान लेते हैं, जिसको आप कॉर्न भी कह सकते हो, कि वो स्टैपल फूड है। फूड कहाँ कहाँ इसका यूजेज है डिफरेंट सेक्टर्स में देख लेते हैं। इस पे यूपीएससी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर फीड में देखो तो लाइव स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री के लिए भी खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्न ग्लूटेन एज प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है? देन इंडस्ट्री में अगर बात करो तो स्टार्च के लिए, फॉर टेक्सटाइल्स, पेपर के लिए, एडहेसिव्स के लिए, बायोप्लास्टिक्स के लिए, एथेनॉल, ये दिस बायोफ्यूल है ना एथेनॉल, इसके लिए भी इसको आप यूज़ करते हो। देन बेवरेजेस देख लो या फार्मा देख लो, यहाँ भी इसको हम यूज़ करते हैं। इवन विस्की वगैरह, बियर वगैरह इससे बनता है, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का, कि इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर कॉर्न की बात करो तो ये सही है, एप्पल के लिए सही है कि नहीं आप लोग डिसाइड करो, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट भी देख लो कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जी व्हेन इट कम्स टू जीएम क्रॉप्स, जो कि इसी आर्टिकल में हमने देखा। फिर द सेकेंड क्वेश्चन इज, कहाँ हम यूज करते हैं मेज को?
ठीक है? इस पे क्वेश्चन आया है, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है ये सारी चीज़ें, आपको इसको आंसर करना है। 1, 2 क्वेश्चन है, आपको अभी करना है, ठीक है? अभी 2 क्वेश्चन्स और होंगे। देन वी हैव द नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन, सीपीसीबी ऐसा कह रहा है। अब हम इस आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। ओके, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सो द सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हैज रिपोर्टेड दैट द पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज इन इंडिया हैव स्लाइटली रिड्यूस्ड इन 2023। ठीक है, तो जो पॉल्यूटेड रिवर के स्ट्रेचेज हैं वो कम हो गए हैं, स्लाइट डिक्लाइन आया है। कितना आया है? तो 1815 2022 में हुआ करता था, वो घट के 815 हुआ करता था, 815, वो घट के 807 पे आ गया, मतलब थोड़ा सा ही हुआ है। ठीक है, दीज पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज आर आइडेंटिफाइड मेनली बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम सब कुछ देखेंगे आपके लिए, मतलब प्रीलिम्स का प्रॉपर रिवीजन का मैंने ये रखा है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ दिया। ठीक है, हम देखेंगे क्या है ये बायो जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, देन हाई बायोडी मीन्स मोर ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर, अच्छा इसके बारे में हम देखेंगे। एंड सम स्टेट लाइक महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, ये केरला, मध्य प्रदेश, देखो ये सब इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे डेटा आ जाते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिवर जो है पोल्यूटिंग साइट्स आपको मिले हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट पोल्यूटेड वंस विथ वेरी हाई बीओडी आर केप्ट इन प्रायोरिटी 1। अब इसको भी समझेंगे कि किस चीज़ को प्रायोरिटी 1 मतलब कब ये जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब हम ये पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच, ये इस पे क्वेश्चन, ये इसको डिस्क्राइब किया गया है टू, तो इसको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। A continuous section of a river where water quality fails to meet prescribed standards, mainly due to the high biochemical oxygen demand। अब देखो सिंपल समझो इसको, सीपीसीबी ने डिफाइंड किया इधर कि इफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव लोकेशंस इन अ रिवर एक्सीड पॉल्यूशन क्राइटेरिया, व्हाट दैट होल पोर्शन इज मार्क्ड एज अ, देखो टू और मोर कंसिक्यूटिव लोकेशन इन अ रिवर exceed pollution criteria, that whole portion is marked as a polluted river stretch। इसके बारे में इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो आपको ये समझना है कि दो कंसिक्यूटिव, ठीक है, लोकेशन में जो पॉल्यूशन क्राइटेरिया रखा गया उससे एक्सीड कर रहा है तो उसको हम पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में काउंट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव बायो केमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, सिंपल मतलब कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अब इसका जो थ्रेशोल्ड है ना कि 3 mg पर लीटर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। वाटर इज पॉल्यूटेड, और अगर इससे ज़्यादा है तो वाटर पॉल्यूटेड है एंड बाथिंग के लिए ये अनफिट है, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने प्रायोरिटी 1 की बात की ना, तो मोस्ट पोल्यूटेड नीड्स अर्जेंट एक्शन, जो 30 mg पर लीटर से ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी 1 में रखा जाता है। ठीक है, सीपीसीबी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाटर प्रोटेक्शन, जो वाटर एक्ट है 1974 में इसको बनाया गया। रिमेंबर स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू बनाए। फंक्शन किसके अंदर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मेन रोल्स क्या है? सिंपल है, मॉनिटर एंड कंट्रोल वाटर एंड एयर पोल्यूशन, प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस टू द स्टेट पोल्यूशन। स्टेट लेवल पे भी होता है ना सीपीसीबी, आपको पता है, मतलब कि जो लॉ लाया गया था तो सेंट्रल लेवल पे सीपीसीबी है, स्टेट लेवल पे क्या है? एसपीसीबी है। ठीक है, कंडक्ट असेसमेंट्स ऑन रिवर वाटर क्वालिटी, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस चीज़ को लेकर असेसमेंट करती है। एंड इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी भी है, मॉनिटरिंग भी करती है, सारी चीज़ें। देन वी हैव एनजीटी, क्या है कि ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से बना है, एक जुडिशरी का जजमेंट था, उसी के बेसिस पे इसको बनाया गया। और फास्ट ट्रैक जो है ना, एनवायरमेंटल रिलेटेड जो केसेस हैं उसको देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको अटमोस्ट मतलब कि इंपॉर्टेंस देनी होती है, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन करता है। बताओ कितने मंथ्स के अंदर ये रिजॉल्व कर देगा जब एक केस रजिस्टर किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए, आपको, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। एनजीटी के अंदर अगर केस ले जाओगे तो कितने दिन के अंदर, कितने मंथ के अंदर इसको कर लिया जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए कि एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर सीपीसीबी क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखो यहीं पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बस डिसाइड कर लिया, और क्या होता है एक्ट से बना मतलब कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, दोनों में फर्क है। अब जब कोई स्कीम लाया जाता है, सिंपल स्कीम, तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया जाता है। नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया गया है, वो कोई पार्लियामेंट्री एक्ट से नहीं लाया गया, यह ध्यान में रहे।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल दैट इज इंडस्ट्री कुड बी अलाउड टू डिप्लॉय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, तो a small modular reactor जो है is a type of nuclear reactor with a power output between 30 megawatt एंड 100 जो 300 मेगावाट पर यूनिट, मतलब इसके बीच में उसका रेंज है, इतना वो जो है पावर आउटपुट देता है। ध्यान रहे 30 मेगावाट से 300 मेगावाट। पहले मैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में बता देता हूँ, इसका यूसेज इतना या इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ रहा है इस पर हम बाद में बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल लार्ज रिएक्टर्स जो होते हैं ना, वो अगर देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसका जो न्यूक्लियर आउटपुट होता है ना, मतलब पावर आउटपुट होता है वो 100 मतलब 1000 मेगावाट से ज़्यादा होता है। बट स्मॉल रिएक्टर्स क्या है, बस 30 मेगावाट से 300 मेगावाट इसका रेंज है। और एस एम आर ऑलवेज स्मॉलर फैक्ट्री बिल्ड एंड मॉड्यूलर, मेकिंग देम ईजियर टू डिप्लॉय एंड स्केल। ठीक है, सो की फीचर्स अगर देखो तो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि बिल्ट इन अ फैक्ट्रीज एंड शिफ्ट टू साइट विच रिड्यूसेस कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्रीज में आप इसको बना सकते हो, शिफ्ट टू साइट इतना इजी है, कैपेसिटी भी कम है ना, ये ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसकी वजह से इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेफ्टी भी है, सेफ भी है, डिजाइंड विद अ पैसिव सेफ्टी सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली इन इमरजेंसीज, मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, can be used in remote areas for small power grids or to supply industrial heat. लोअर कैपिटल कॉस्ट इसमें लगता है, स्मॉलर साइज रिड्यूसेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल मॉड्यूल्स कैन बी कंबाइंड टू मैच एनर्जी डिमांड। ठीक है, और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं कि प्रोड्यूस करता है लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी एंड सपोर्टिंग क्लीन एनर्जी गोल। सिंपल है, जहाँ पे कम एनर्जी आउटपुट है और ये सोर्स है क्लीन एनर्जी का, जहाँ पे कम ज़रूरत है एनर्जी की, मतलब कि तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बीच में, ऐसा नहीं कि बैटरी पे आ गए हम कि हम सेल फोन चला रहे हैं, उसके लिए नहीं, मतलब 30 मेगावाट एक अच्छा खासा है ये एनर्जी आउटपुट। ठीक है, सो माय पॉइंट इज, अब इसको यूज़ करने के लिए हमारा केंद्र जो है, हमारा केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोच रही है कि हम जो डेटा सेंटर्स हैं इंडिया में, उसमें हम एसएमआर को यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव सोच है, अच्छी सोच है। हमें क्या समझना था कि एसएमआर होता क्या है और कहाँ इसकी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इसकी फीचर्स क्या है, यही हमें इस आर्टिकल में समझना था, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने इसे लिया था। एंड ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो 1 to 4 क्वेश्चन जो है, आपने आज 4 ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सॉल्व किया है। तो पहले का डी होगा, दूसरे का डी होगा, तीसरे का बी होगा एंड चौथे का करो 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 क्या होगा बताओ, चौथे का डी होगा। ठीक है, जो फोर्थ आर्टिकल है, ग्रोइंग रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, अगेन आयुर्वेद डे है 23 सितंबर को आज। एंड इसी को लेकर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ आयुर्वेदा इन योग, मतलब आयुष मिनिस्ट्री के जो हमारे मतलब आयुष मिनिस्टर हैं अभी भारत सरकार में, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। और इसमें मोस्टली अच्छी चीज़ें ही लिखी है, हम देख लेते हैं, हम समझते हैं कि क्या हमारी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। सो बेसिक जो चीज़ें हैं इस आर्टिकल में हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इज वाइडली प्रैक्टिस ग्लोबली विथ 88% ऑफ WHO मेंबर्स। ठीक है, मतलब 88% जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है, मतलब ग्लोबली कह लो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही आ गई। 170 कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। टोटल मेंबर्स कितने हैं WHO में? 194। ये भी समझ जाओ, यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट मतलब है। यूजिंग इट स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम नेशंस, जहाँ पे पैसे की किल्लत होती है, कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। रीजन बिंग की सस्ता होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हम ट्रेडिशनली जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सस्ता होता है, इसीलिए लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें। इट रिमेन्स अ प्राइमरी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट, अब देखो इसका हम देखें अगर वैल्यू कितनी है तो 583 बिलियन बाय 2025 पहुंच गया है। और अगेन यहाँ भी चाइना लीड ले रहा है। कितना है इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट विल रीच 583 बिलियन बाय 2025 और एनुअल ग्रोथ कितना हो रहा है? 10 से 20%। इंडिया का भी यहाँ पे जो है ना प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है ना,
क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग या रीच रही है, और सिविलाइजेशन होने का एक फ़ायदा ये भी है, इंडिया एज ए सिविलाइजेशन, और चाइना के साथ भी ये दिखता है। चाइना जो है ना, मेडिसिन इस सेक्टर में वैल्यू 122.4 बिलियन जो है ना, उनकी वैल्यू है। मतलब अगर 583 देखो तो चाइना सबसे ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट कह लो वन थर्ड तो होगा ही ना, वन थर्ड नहीं, वन फोर्थ तो एटलीस्ट है। ऑस्ट्रेलियाज हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वो हर्बल की बात की जा रही है, अभी ओवरऑल नहीं, ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं, वो 3.97 बिलियन है, ठीक है। और हमारी अगर देखी जाए तो दैट इज 43.4 बिलियन है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको देखिए समझिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो ओवरऑल जो है ये 10 से 20% हर साल बढ़ रहा है इस रेट में। इंडियाज आयुष सेक्टर इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आपको बहुत सारे CDS एनडीए जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो है ना उसके विंग्स हैं, किन किन चीज़ों को लेकर है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड हेम्योपैथी हैज़ सीन रिमार्केबल ग्रोथ इन इंडस्ट्री साइज, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया हैज़ गेन फॉर्मल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इंडिया को मिला है, और इंडियन प्रोडक्ट्स 150 कंट्रीज तक पहुंच रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूशंस हैव सपोर्टेड आयुष थ्रू रिसर्च, क्लिनिकल वैलिडेशन एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेज। यहाँ पे तो तारीफ ही होगी, बट चलिए देखते हैं। एक पक्ष तो ये है, इंडिया हैज साइंड मल्टीपल बायलेटरल एग्रीमेंट्स। आप जो इंडिया साइन करती है ना बायलेटरल एग्रीमेंट्स, तो एक आयुष को लेकर, आयुर्वेदा को भी लेकर रहती है, जहाँ पे इंडिया के पास लीड है। और WHO ने एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला है, तो एक तरह से इंडिया को एज अ की हब रिकग्निशन इससे भी मिलती है। और अगर हम इस नेचुरल जो मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन हम सेंचुरीज से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, मतलब यही आयुष से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसको AI से इंटीग्रेट कर दे, तो की फैक्टर टू स्ट्रेंथन क्लिनिकल वैलिडेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, तो और ज़्यादा हम इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, और हम कर रहे हैं, इसको लेकर भी प्रयास है। और थीम क्या है इस साल के आयुर्वेदा डे का, कि आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट, फोकसिंग ऑन आयुर्वेदाज रोल इन एड्रेसिंग लाइफस्टाइल डिजीज सॉरी climate challenges and promoting sustainable health and well-being. अब traditional medicine system are increasingly viewed as important contributors to global health architecture, एक तरह से सम अप किया है। तो आप इस आर्टिकल से एक तरह से हमारा पोजीशन देख सकते हो, ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हमारी स्थिति क्या है, और चाइना का कैसे लीड ले रहा है ये भी देख सकते हो, और हम क्या कर रहे हैं इस आर्टिकल में हमने देखा कि हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, MOU साइन करी है, ट्रेडिशनल सेंटर बना है WHO का इंडिया में, एंड हमारी रीच जो है 150 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। हमारे जो है जो हमारे इस मेडिसिन जो इस इन 5 या 6 जो कैटेगरीज हैं उनकी 150 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और हम 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे, क्योंकि ये चेंजेस हमने लाए, मैंने आर्टिकल डिस्कस करने से पहले ही बताया था कि हम चेंज ला रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कई एग्जाम में पूछते, जैसे मदर टंग से रिलेटेड पूछा था ना 2023 में क्वेश्चन, बांग्लादेश से रिलेटेड, तो इसको आप देख सकते हो, थोड़ा चेंज ला रहे हैं ना हम इसलिए, ठीक है। एंड द मीन्स इनरिचमेंट आर्टिकल सिंपल है, हमारे पास एक IAS ऑफिसर हैं, और हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि 10-15 ऐसे IAS ऑफिसर जो ग्राउंड पे IAS, IPS या IFS या वी हैव IRS, 4-5 ऐसे जो इम्पोर्टेंट है, वो जो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि सोसाइटल लेवल पे कैसे ब्यूरोक्रेसी चेंज ला रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का, ठीक है, जिसका नाम है लेट मी सी, नाम थोड़ा सेफीजाला डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसके अकॉर्डिंग 51% जो है ना लड़कियों की, बच्चियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, ठीक है, जो कि इलीगल है इंडिया में। सेकेंड थिंग, 26% जो हैं बच्चियाँ वो टीन्स में ही मतलब प्रेगनेंसी उनकी मतलब टीन एज में ही हो रही है। तो इस चीज़ को जो हमारे आज के हीरो हैं उन्होंने नोटिस किया जब वो बने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस ज़िले का, सेफीज़ला, ठीक है। और इस चीज़ को नोटिस करते हुए उनको लगा कि हमें एक तरह से चेंज लाना चाहिए सोसाइटल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो उन्होंने मिशन संकल्प, ठीक है, और इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट किया हर एक मतलब कि बोलते हैं ना स्टेक होल्डर को इंक्लूड करके कोशिश किया कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और लड़कियों को ना हम शिक्षा की तरफ भेजें इस एज में रादर शादी के लिए उन्हें तैयार करें, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो काइंड ऑफ उनके हेल्थ के लिए भी इशू है एंड सेकेंडली एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? कि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी और वो पढ़ाई नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, स्किल्ड नहीं बन पाए। सो थ्रू द मिशन संकल्प जायसवाल, सिद्धार्थ जायसवाल इनका नाम है, and his team have already rescued 100 girls from child marriage and mobilized communities to protect children's rights. 10 villages of Sefa Hizla have been declared officially child marriage free. और आज कन्या पूजन जो अभी चलेगा उसके लिए एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, इसको भी आप इस तरह से भी समझ सकते हो। सेलिब्रेटिंग नॉट विद द वेडिंग्स बट विद द कलेक्टिव प्लेजेस, कीप डॉटर्स इन स्कूल, पेरेंट्स टीचर्स एंड चिल्ड्रन आर नाउ एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखो हर एक स्टेक होल्डर की मैंने बात की इन चैलेंजिंग इंट्रेंस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम अर्ली मैरिज टू गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट मॉडल ऑफ कम्युनिटी ड्राइवन रिफॉर्म अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को यूज़ करो, डेफिनेटली इसको लिखो। एंड एक और चीज़ मुझे लास्ट में कहनी है कि जैसे एक कंपाइलेशन है ना, वो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, अभी जितना बोल रहा हूँ करते जाओ। आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो हमने अगस्त से स्टार्ट किया है, तो अगस्त के जो करंट अफेयर्स है सारी चीज़ें कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहो। सो दैट्स इट, हम मिलते हैं कल। आप डायमेंशन फैक्ट्री में अपने कॉपी सबमिट करना और कोशिश करो कि लिख लो, मतलब देखो मत, वैसे स्पेक्टेटर बन के बैठे मत रहो, ट्राई करो। गंदा लिखोगे कोई बात नहीं, सब बिगिन ही करते हैं, सब एक टाइम पे बिगिनर ही होते हैं, फिर बहुत अच्छा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो डू इट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम कल, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।